हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के एआईपीएमटी प्रीलिम्स 2010 तक के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अब हम इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के नीट या फिर एआईपीएमटी में आए हुए आगे के सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और आपकी नीट की तैयारी को काफ़ी बेहतर बनाने में अपने आप की मदद कीजिए। जिसमें हमारे एआईपीएमटी प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है, a current of 2 ampere flows through a 2 ohm resistor when connected across a battery. The same battery supplies a current of 0.5 ampere when connected across a 9 ohm resistor. The internal resistance of the battery is, ठीक, सवाल आसान है, मैं आपको सिखाता हूँ, तुम ध्यान से सुनिएगा। लाइटली कॉन्सेप्चुअल है और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैटरी को जब हमने 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया तब उस रजिस्टर के थ्रू सप्लाई जो करंट हुई थी वो 2 एम्पियर थी, और जब सेम बैटरी को हमने एक 9 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया तब उसने 0.5 एम्पियर की करंट को सप्लाई किया। तब इस केस में उस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, ये हमारी बैटरी की चार्जिंग का केस है कि डिस्चार्जिंग का केस है? तो ऑब्वियस आंसर है कि यहाँ पर क्योंकि करंट बैटरी ने सप्लाई किया है और क्योंकि बैटरी यहाँ पर एनर्जी सप्लाई कर रही है तब यहाँ पर केस बनता है बैटरी के डिस्चार्जिंग का। यहाँ पर बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है और डिस्चार्जिंग के केस में मैंने आपसे कहा था कि एक सेल के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाली पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ माइनस आईआर होती है। ये बात मैंने आप लोगों को सिखाई है कि अगर कोई सेल या फिर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, इस सेल के ईएमएफ की वैल्यू ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है और उस बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V है, तब डिस्चार्जिंग में V की वैल्यू E माइनस आई आर होती है। तो नाउ अब कह रहा है कि उस बैटरी ने 2 एम्पियर की करंट फ्लो करवाई 2 ओम रजिस्टर के थ्रू, तो डेफिनेटली इस केस में हमारे रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी होना चाहिए। अब क्योंकि ओम्स लॉ के हिसाब से उस रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस आई आर दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 वोल्ट रहा होगा, तो बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी 4 वोल्ट होना चाहिए। तो V की जगह मैं 4 लिख देता हूँ। EMF की कोई जानकारी नहीं है, माइनस I की सेम वैल्यू मुझे पुट करनी है 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ R। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अब इस इक्वेशन में टोटल 2 अननोन है, तो 2 अननोन में सिंगल इक्वेशन से तो निकाल नहीं सकता, तो जितने अननोन उतनी इक्वेशंस, तो मुझको एक इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट है और इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सेकेंड कंडीशन को यहाँ पर अभी रेफर करूंगा। तो सेकेंड कंडीशन में हमारी बैटरी ने करंट सप्लाई किया 0.5 एम्पियर का 9 ओम के रजिस्टर के थ्रू, तो डेफिनेटली इस केस में इस रजिस्टर के पास रहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो होगा I इंटू आर दैट इज 0.5 इंटू 9 दैट इज 4.5, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस रहेगा वही हमारी बैटरी के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस भी रहना चाहिए, विच मस्ट बी इक्वल टू। एक बात बता दूं, एक्सटर्नल सर्किट के ऊपर हमारे सेल से फ्लो होने वाली करंट डिपेंड करेगी, हमारे सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा, लेकिन जहां तक ईएमएफ का सवाल है और अगर टेम्परेचर में बदलाव न आए या फिर हम टेम्परेचर के चेंज को नेग्लेक्ट करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई बदलाव नहीं आता। मतलब यहाँ पर यह है कि आपका V बदल सकता है, I बदल सकता है, बट अगर टेम्परेचर के बदलाव को नेग्लेक्ट करें तो EMF एंड R, स्मॉल r जो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, उनकी वैल्यूज में कोई बदलाव नहीं आएगा। और इसीलिए सेकेंड केस में भी सेम EMF होना चाहिए, माइनस अब सेकेंड केस के लिए I की वैल्यू 0.5 हो गई और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम टू सेम, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो मुझको EMF से कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन 1 के RHS में भी EMF का प्लस साइन है, सेकेंड में भी EMF का प्लस साइन है। सबसे बेटर चॉइस है कि मैं इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इससे होगा क्या, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के। तो अगर मैं 1 माइनस 2 करूँ तो 4 माइनस 4.5 इज माइनस 0.5 विल बी इक्वल टू प्लस ई माइनस ई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड माइनस 2r प्लस 0.5r विल बिकम माइनस 1.5r। माइनस माइनस आपस में कैंसिल, स्मॉल r निकालने के लिए 0.5 बाई 1.5 होगा, तो मैं 5 बाई 15 लिख सकता हूँ, एंड फाइनली r की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ओम, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। तो मैं ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा,
जो इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एआईपीएमटी प्रीलिम्स 2011 से है एंड क्वेश्चन है इफ पावर डिसिपेटेड इन द 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt, the potential difference across the 2 ohm resistor is। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजीली किया जा सकता है इस सवाल को भी। कहता है कि इस 9 ohm रजिस्टर के थ्रू जो पावर का डेवलपमेंट किया गया है वो है 36 वोल्ट का, तब इस 2 ohm रजिस्टर के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पावर निकालने के कई फॉर्मूले हैं। पावर निकालने का फॉर्मूला हमारा I² RB है ना, और हमारे एक फॉर्मूला V² RB है और एक फॉर्मूला VI भी है। तो आपको जिस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सुविधा हो, जो इक्वेशन यूज करने से आपको आंसर निकालना आसान हो, आप उस हिसाब से आपकी इक्वेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर मैं इस 9 ohm के पास रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं, सेम पोटेंशियल डिफरेंस इस 6 ohm के पास भी रहेगा और उसकी मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं, इनसे फ्लो होने वाली करंट निकाल सकता हूं। और जब मुझे नेट करंट मिल जाएगी इन दोनों से कितनी फ्लो हो रही होगी, वही करंट हमारी इस 2 ohm से भी होनी चाहिए। एंड फाइनली मैं I × R करके मेरे सवाल का आंसर दे दूंगा, है ना। तो ये आप ठीक है, तो हम क्या करते हैं, P की वैल्यू को V² R से इक्वेट करते हैं। देखिए हमको क्या मिलने वाला है, तो मैं लिखता हूं P = V² R। मेरी इच्छा है कि मैं इस 9 ohm के पास रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को पहले निकालूं। आप अगर I² R यूज करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ना P की वैल्यू हमें गिवन है 36 वोल्ट, V मेरी निकालने की इच्छा है एंड इसका रेजिस्टेंस है हमारा 9। तो अगर मैं V की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 9 मल्टीप्लाई करके रूट लेना पड़ेगा। अब रूट जब लूंगा तो 36 के रूट की वैल्यू 6 हो जाएगी और 9 के रूट की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा, डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 18 वोल्ट। और मुझे ये तो समझ में आ गया कि इसके पास रहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 18 वोल्ट का है। अब मेरा सवाल ये है, क्या यही 18 वोल्ट इस 6 ohm के पास भी रहेगा? ऑब्वियस बात है, दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी। तो अगर इस 9 ohm के पास 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इससे फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? तो करंट हम जानते हैं I की वैल्यू V/R होती है। तो डेफिनेटली 18/9 की वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर और सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ पर 18/6 की वैल्यू हो जाएगी 3 एम्पियर। अब यही दोनों करंट्स इस पॉइंट पे आकर के ऐड हो जाएंगी फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ। जितनी करंट आएगी उतनी जाएगी और इन दोनों का समेशन ही यहाँ पर फ्लो होना चाहिए, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर। तो अब मुझे ये तो पता चल गया कि इस रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। कहता है उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V = IR होता है। तो इससे फ्लो होने वाली करंट है 5 और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2। तो डेफिनेटली V की वैल्यू 10 वोल्ट होनी चाहिए और मैं ऑप्शन 3 को टिक मारूंगा और ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 से बिलोंग कर रहा है एंड क्वेश्चन कह रहा है अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज शंटेड by a resistance S to keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be put in series with the galvanometer is। ऑलराइट, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू G है और उसको एक शंट के साथ कनेक्ट किया गया जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू S है। तो मैंने आपको शंट का मतलब ऑलरेडी बताया हुआ है। शंट किसे कहते हैं, तो जब भी हम किसी एलिमेंट के साथ पैरेलल में एक रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं, कहाँ करते हैं, पैरेलल में। जब हम एक रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसी पैरेलल में कनेक्टेड रजिस्टर को ही हम शंट कहते हैं। तो कहता है कि जब गैल्वेनोमीटर के साथ एक शंट कनेक्ट किया गया तब उस केस में डेफिनेटली हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू में कुछ ना कुछ तो बदलाव आया होगा। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R = R1 + R2 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लिखते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज कब करेंगे, बिल्कुल जवाब दे सकते हैं कि अगर आपको सर्किट की रेजिस्टेंस को बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, इन दैट केस वी गो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 एंड R2 मिल जाएंगे और मिल करके अब इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे और डेफिनेटली इस केस में हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू में इंक्रीमेंट आता है। अब इस फॉर्मूले से अगर आप R की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो R की वैल्यू R1 R2 दोनों से छोटी रहती है। तो अगर आपको किसी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज करना है, कम करना है, इन दैट केस वी गो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कब सीरीज और कब पैरेलल को लगाते हैं। तो यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है और पैरेलल में कम होती है। अब मैं सवाल की तरफ आता हूँ।
तो पहले कहता था कि एक गैल्वेनोमीटर की कॉइल थी जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू G थी और एक शंट कनेक्ट कर दिया गया, और शंट का मतलब जैसा मैंने बताया पैरेलल में एक रजिस्टर को लगा देना। तो क्योंकि अब यहाँ पर दोनों पैरेलल में कंबाइंड हैं, तब डेफिनेटली इस केस में जो हमारी रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू होगी उसमें कमी आ चुकी होगी। तो अगर मैं सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज को न बदलूं और रेजिस्टेंस को कम कर दूं, तो कम करने से मेरी करंट क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो करंट बढ़ेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें क्या बोला फिर सवाल में कि करंट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, करंट शुड रिमेन अनचेंज्ड। तो ये तभी ना पॉसिबल है जब मेरी सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई बदलाव ना आने दूं मैं। तो क्योंकि पैरेलल में कंबाइन करके मैंने अल्टीमेटली रेजिस्टेंस को कम कर दिया है, तो जितना मैंने कम किया है उतना मुझे कंपेंसेट भी करना पड़ेगा, मुझको उतनी रेजिस्टेंस को बढ़ानी पड़ेगी। और बढ़ाने के लिए क्या कह रहा है कि आपको गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक सीरीज में रेजिस्टर को लगाना है, और सीरीज में जो रेजिस्टर आपने लगाया हुआ है उसके रेजिस्टेंस को मैं R मान लेता हूं, गैल्वेनोमीटर का तो मेरा G रहने ही दिया जाए, और ये मेरी शंट अभी भी वैसी की वैसी इंटैक्ट है ना, शंट की वैल्यू मेरी अभी भी वैसी की वैसी इंटैक्ट है। तो कह रहा है कि मेरी करंट की वैल्यू में बदलाव नहीं आना चाहिए। तो डेफिनेटली पहले तो मेरा गैल्वेनोमीटर अकेला था, तो पहले मेरे सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, तो पहले मेरे सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू थी G। अब शंट लगाने के बाद हुआ क्या कि इन दोनों के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू में कमी आई, और जितनी कमी आई उतना अब मैं कंपेंसेट करने जा रहा हूं। तो अब इन दोनों के रेजिस्टेंस मिला करके अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी GS अपॉन G प्लस S, है ना। दो रेजिस्टर्स के पैरेलल में R हो जाता R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R मुझे यहाँ पर करना चाहिए। तो फाइनली यही मेरी G की वैल्यू होनी चाहिए। तो जितना रेजिस्टेंस पहले था उतना बाद में भी हमने मेंटेन कर दिया। तो अब कहानी ये पूछी गई है कि कितना रेजिस्टेंस हमको सीरीज में पुट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मुझे R की वैल्यू बतानी है। तो R की वैल्यू बताने के लिए मुझको RHS के फर्स्ट टर्म को LHS की तरफ ट्रांसफर करना होगा। तो ये हो जाएगा G माइनस GS अपॉन G प्लस S। तो फाइनली अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम की वैल्यू आ रही है G प्लस S। तो फाइनली G इंटू G हो जाएगा G स्क्वायर प्लस GS माइनस GS, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस GS माइनस GS आपस में कैंसिल हो रहे हैं, एंड फाइनली क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है G स्क्वायर अपॉन G प्लस S। और इसी आंसर के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो आंसर G स्क्वायर अपॉन G प्लस S और S प्लस G ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे, और यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा भी। तो पहले खाली गैल्वेनोमीटर था, इसके साथ शंट कनेक्ट किए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में कमी आ गई, करंट बढ़ जाएगा उससे। करंट नहीं बदलना है तो जितनी रेजिस्टेंस में डिक्रीमेंट आया उतना बढ़ाना था, तो सीरीज में एक रजिस्टर को और लगा दिया और हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 से है। इन द सर्किट शोन इन द फिगर, इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट A इज टेकन टू बी 0, द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज। ठीक है, हमें एक सर्किट गिवन है और कहता है कि पॉइंट A के पोटेंशियल की वैल्यू को हम 0 मान करके चलें, तब पॉइंट B का पोटेंशियल कितना होगा। तो हमें पॉइंट B के पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ठीक है, हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि पॉइंट A के पोटेंशियल की वैल्यू को 0 ले लो, तो पोटेंशियल एट B की वैल्यू कितनी होगी बता दो। ठीक है, तो चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं, और इस सवाल को सॉल्व करना आसान है, बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि आपको पॉइंट A की पोटेंशियल मालूम है, B की बतानी है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमने जो सीखा था, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में जो हमने साइन कन्वेंशन सीखा था, अब उसी साइन कन्वेंशन के थ्रू आप पॉइंट B से लेकर के पॉइंट A तक मूव करो, और आपको जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे उन सभी एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते जाओ यूजिंग द साइन कन्वेंशन। फाइनली उनके एल्जेब्रिक सम से जो आंसर मिल जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि क्लोज्ड लूप के केस में हर एलिमेंट के अक्रॉस रहने वाले पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम ऐड करें तब अल्टीमेटली समेशन की वैल्यू 0 आएगी। मैं यहाँ पर पॉइंट B से लेकर के पॉइंट A तक मूव करूंगा यूजिंग द सेम साइन कन्वेंशन। मैं क्लोज लूप के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं खाली पॉइंट B से लेकर के पॉइंट A तक जाऊंगा, तो मुझको पॉइंट B से लेकर के पॉइंट A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और इस तरह से मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। तो मुझे B से लेकर के A तक जाना है,
अब बी से लेकर ए तक जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते हैं मैं देख लेता हूं। तो देखिए एक रास्ता तो है कि मैं बी से होते हुए फिर डी से होते हुए इस रास्ते से ए तक पहुंचूं। तो देखिए क्या मेरे को इसके वोल्टेज की जानकारी है तो है, मुझको इससे फ्लो होने वाली करंट मालूम है क्या, तो 1 एम्पियर मालूम है, बट मुझे R1 भी नहीं मालूम, R2 भी नहीं मालूम, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जब तक मुझे R1 R2 की वैल्यू नहीं बताओगे मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ कैसे। तो मैं डेफिनेटली इस रास्ते से तो नहीं जा रहा। अब देखिए दूसरा रास्ता यहाँ पर हमें ये भी दिखाई दे रहा है, बी से होते हुए फिर मैं सी से होते हुए ए तक पहुंचूं, बट इस रास्ते से अगर मैं जाऊं तो मुझको इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू की कोई जानकारी नहीं है, तो मैं इसके लिए V इक्वल टू आई आर फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं ऊपर वाले पाथ को भी फॉलो नहीं कर रहा, इस नीचे वाले पाथ को भी फॉलो नहीं कर रहा, बट एक पाथ और बाकी है, वो पाथ है बी से लेकर के डी तक जाऊं, डी से लेकर के सी तक जाऊं और सी से लेकर के ए तक जाऊं, तो मेरा बात बन सकता है। तो देखो नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि 1 एम्पियर की करंट आ रही है और यहां से 2 एम्पियर की करंट जा रही है। तो अगर यहाँ 1 आई और यहाँ 2 गई तो डेफिनेटली यहाँ पर भी 1 एम्पियर की करंट आई होगी, ताकि ये 1 एम्पियर और ये 1 एम्पियर मिल करके 2 एम्पियर डिटरमाइन कर पाए, है ना। तो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट ए की तरफ मूव कर रहा हूँ, पॉइंट बी टू ए, यूजिंग द सेम साइन कन्वेंशन हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बोला था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रजिस्टर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। सेल की पॉजिटिव टर्मिनल पहले आई तो पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस, पहले नेगेटिव टर्मिनल आई तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। तो बी से ए की तरफ जाते हैं, सो वी बी माइनस वी ए निकालना चाहते हैं, तो पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट ए तक मूव करते हैं हम इस वाले रास्ते से। तो नाउ पहले सेल की कौन सी टर्मिनल आ रही है, नेगेटिव, तो इसके लिए हो जाएगा -2। नाउ इससे फ्लो होने वाली करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो वोल्टेज हो गया आई आर मीन्स 1 × 2 2, और करंट भी नीचे की तरफ जा रही है और मैं भी नीचे की तरफ जा रहा हूं, इसके लिए प्लस आई आर। ठीक, अब मुझे जाना है पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट ए की तरफ। तो देखो तो पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ जाने के दौरान खाली मेरे पास एक सेल है, और सेल की क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रही है और सेल की नेगेटिव टर्मिनल बाद में, तो पोटेंशियल डिफरेंस को लूंगा मैं पॉजिटिव एंड दैट विथ वैल्यू 1 वोल्ट, तो यहां पर आ जाएगा +1। तो -2 +2 आपस में कैंसिल होकर के फाइनली मिलता है मुझे 1 वोल्ट। और क्योंकि पॉइंट ए की पोटेंशियल को 0 लेने को कहा गया है, तो डेफिनेटली पॉइंट बी की पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्वियसली 1 वोल्ट होनी चाहिए, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 से बिलोंग करता है, एंड क्वेश्चन है इफ वोल्टेज अक्रॉस अ बल्ब रेटेड 220 वोल्ट्स 100 वॉट्स ड्रॉप बाय 2.5% of its rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease is। ऑलराइट, मैं आपको सवाल समझाता हूँ, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इस सवाल को कर सकते हैं, बट जनरली मैंने देखा है कि बच्चे इस तरह के सवाल को, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को करने के लिए सफ़र करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सवाल को करना आसान होता है, अगर आप थोड़ी बहुत भी मैथमेटिकल स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप बहुत इजीली इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सवाल आपको देखने में टफ लगेगा या लग सकता है, बट सवाल उतना टफ है नहीं, आसान है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको थोड़ी सी आपकी मैथमेटिकल कमांड स्ट्रॉन्ग करनी होगी, थोड़ी मैथमेटिकल स्किल आपके पास होनी चाहिए, तब जाकर के आपको फिजिक्स आसान लगेगा। अदरवाइज फिजिक्स में आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स करने में सफ़र करते हैं, तो आपको मैथमेटिक्स पार्ट पे वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए मैं सवाल समझा रहा हूँ, एक बल्ब है, उस बल्ब का रेटेड वोल्टेज है 220, और 220 वोल्ट अगर हम अप्लाई करें तब उस बल्ब से डिलीवर होने वाली पावर की वैल्यू 100 वॉट है। अब कहता है कि अब अगर हम उस बल्ब के वोल्टेज को 2.5% कम कर दें तब उस केस में कितना परसेंटेज उसके पावर की वैल्यू में डिक्रीमेंट आएगा, हमें ये कह रहा है। तो पावर निकालने के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले देखें, तो पावर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V²/R, या फिर I²R, या फिर VI भी होता है। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आप सोच के बताइएगा कि इन तीनों में से मैं कौन सा एक्सप्रेशन यूज करूं पावर के लिए, मुझे V²/R यूज करना चाहिए कि I²R यूज करना चाहिए कि VI। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जवाब आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें वोल्टेज एंड पावर को रिलेट करने के लिए कहा है, तो डेफिनेटली मैं ऐसी इक्वेशन चाहूँगा जहाँ पर मैं वोल्टेज एंड पावर को रिलेट कर पाऊँ, और इसीलिए या तो मैं P = V²/R को चूज करूँगा या तो फिर मैं VI को चूज करूँगा। अब सवाल है कि इन दोनों में मैं किसे सिलेक्ट करूँ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मुझे V²/R को
यूज करना चाहिए और मुझे VI को यूज नहीं करना चाहिए। क्या कारण है? कारण ये है कि अगर आप वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो करंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तब इस केस में इस एक्सप्रेशन में V एंड I दोनों वेरिएबल हैं एंड दोनों वेरिएबल के साथ एक साथ डील करना डिफिकल्ट होगा हमें। लेकिन अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें खाली V का चेंज हुआ है बट R की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं आएगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे बल्ब के रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि रेजिस्टेंस तब बदलता है जब टेम्परेचर बदलता है और यहाँ पर हमें टेम्परेचर को लेकर के कोई बदलाव की जानकारी नहीं है और इसीलिए हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान करके चल रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन के लिए खाली एक ही वेरिएबल है बट इस एक्सप्रेशन के लिए दो वेरिएबल्स हैं और इसीलिए मुझे इसी एक्सप्रेशन को यूज करना चाहिए। इससे मेरा आंसर निकालना आसान होगा। ये बात तो क्लियर है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा रेटेड वोल्टेज V है, रेटेड पावर P है, तो डेफिनेटली मैं P की जगह में लिख सकता हूँ V²/R। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब वैल्यू हमने वोल्टेज की कम कर दी बाय 2.5%, तो अब मेरा नया वोल्टेज कितना होगा? तो V था मेरा, अब V का 2.5% कैसे निकालूंगा? तो इट विल बी इक्वल टू 2.5/100 इंटू V। दिस इज द 2.5% ऑफ वोल्टेज और इतना वोल्टेज हमने कम कर दिया। किस वैल्यू से? V वैल्यू से। तो कम कर दिया तो मुझे यहाँ माइनस लगाना चाहिए। तो ये मेरा अब न्यू वोल्टेज है और पावर के एक्सप्रेशन से मुझको यहाँ पर स्क्वायर करना चाहिए। तो ये मेरा न्यू वोल्टेज का स्क्वायर अपन जो भी मेरी रेजिस्टेंस थी पहले वो अभी भी है और इससे मिल गया मुझको न्यू पावर P डैश। तो मुझको बताना है कि P डैश की वैल्यू जो होगी वो इनिशियल पावर का कितना % डिक्रीमेंटेड वैल्यू होगी, ये हमें बताना है। देखेंगे V एंड V दोनों टर्म से कॉमन है, कॉमन लेकर के मैं स्क्वायर कर दूं तो V² कॉमन हो गया, बाई R को मैं लिख सकता हूं इनिशियल पावर P इनटू यहां पर बचेगा 1 माइनस V तो जा चुका है, 2.5/100 को मैं लिख सकता हूं 0.025 और स्क्वायर को अपनी जगह पर रहने दो। तो दिस इज आवर न्यू पावर। अब कहता है कि ये जो पावर है ये कितना % डिक्रीज हो गया, तो डेफिनेटली इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर मुझको 1 माइनस 0.025 की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको डेफिनेटली बायनोमियल थ्योरम की मदद से निकाल सकते हैं। बायनोमियल थ्योरम से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपको बायनोमियल थ्योरम नहीं आता तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बायनोमियल थ्योरम कहता है कि 1 + x⁴n की वैल्यू 1 + nx हो जाएगी इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर यहाँ माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस भी आ सकता है एंड फॉर यहाँ पे n जो कोई भी एक रियल नंबर है तो 1 + और माइनस ऑफ x, 1 + और माइनस x टू द पावर n की वैल्यू 1 ± nx होती है फॉर x वेरी वेरी लेस देन 1 और x 1 से कितना छोटा होना चाहिए? तो x 1 के 5% से छोटा होना चाहिए। 5% 1 का कितना होगा? इट विल बी 0.05। 1 का 5% 5/100 इंटू 1 दैट इज 0.05 होगा। तो अगर x की वैल्यू 0.05 से छोटी है तब आप बायनोमियल थ्योरम को बिल्कुल लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उस हिसाब से क्योंकि ये 0.05 से काफ़ी छोटा है, ये तो 2.5% है, मैं अप टू 5% बोल रहा हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हैं। और बायनोमियल थ्योरम को यूज करने के लिए x के साथ n को मल्टीप्लाई करना है। तो बस 2 के साथ आप 0.025 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा p इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.025 विल बिकम 0.05, है ना। एंड ये वैल्यू मेरी आ जाएगी p इंटू 0.95। ये मेरी क्या आ गई? फाइनल पावर आ गई। अब बोला कि कितने पावर की वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा, तो मेरा पहले पावर था p, अब कम होकर के हो कितना आ गया? p डैश। तो कितना डिक्रीज किया? डिक्रीज किया p माइनस p डैश। तो दिस इज द डिक्रीमेंटेड वैल्यू। नाउ अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना है तो इस डिक्रीमेंटेड वैल्यू से डिवाइड करना होगा मुझको, किसको? इस डिक्रीमेंटेड वैल्यू को डिवाइड करना होगा मुझको p से, जो मेरा इनिशियल पावर है उस पावर से हमको इस डिक्रीमेंटेड वैल्यू को डिवाइड करना होगा। इससे मुझे मिलेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब आउट ऑफ इनिशियल पावर कितना डिक्रीमेंट हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए मुझे इंटू 100 करना पड़ेगा। इससे मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अगर मैं p माइनस पी डैश करूं तो p डैश की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.95p। तो p माइनस 0.95p कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 0.05p अपॉन p इंटू 100 करना है। p आपस में कैंसिल होकर फाइनली आंसर आएगा 5%, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होने वाला है।
एक बात आपको यहाँ पर क्या देखनी है कि मैंने यहाँ पर डेटा को यूज नहीं किया। अब डेटा को यूज करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा जो अभी मैंने निकाला है, बट क्योंकि मुझे डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी तो मैंने यूं ही कर लिया, पर डेटा के साथ भी करेंगे तो आपको आंसर सेम मिलना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 से है। अ रिंग इज मेड ऑफ अ वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस R not equal to 12 ohm. Find the points A and B as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance R of the sub circuit between which points is equal to 8/3। देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक वायर है, उस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम है और उसकी मदद से हमने तैयार किया एक रिंग। यहां पर दो पॉइंट्स गिवन है A एंड B, तो कहता है कि पॉइंट A एंड B को इस तरह से सर्च करो सच दैट कि इस सर्किट के जो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8/3 हो जाएगी। हमें ये बताना है, ठीक। इसको बहुत इजीली अपन सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमको ये भी बोला है कि ऊपर वाले सेक्शन की लेंथ को L1 विजुअलाइज करो, नीचे वाले सेक्शन की लेंथ को हम L2 विजुअलाइज कर रहे हैं, और हमको यहाँ पर ये बताना है कि L1 एंड L2 के रेशियो को क्या मेंटेन करना होगा सच दैट हमारे इस सब सर्किट के या इस सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू 8/3 हो जाए। ऑल राइट, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब एक बात तो हमें ये मालूम है कि किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो इंटू L/A, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले वायर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात तो एकदम क्लियर है, ये बात तो एकदम क्लियरली समझ सकते हैं, है ना। ठीक है, अब क्योंकि एक सिंगल वायर को ही हमने एक रिंग के शेप में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इस पूरे वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू तो अभी भी 12 ओम ही है। अब मैं ये मान के चलता हूं कि इस ऊपर वाले सेक्शन के रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है और इस नीचे वाले सेक्शन के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं R2 मान लेता हूं, ठीक है। ऊपर वाले सेक्शन का R1, नीचे वाले सेक्शन का R2। अब मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं कि R1 प्लस R2 दोनों मिल करके 12 ही होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पर रिंग को कट करके वायर को सीधा कर दूं तो भैया मुझे वही वायर मिल जाएगी ना जिस वायर से मैंने रिंग फॉर्म किया था, तो मुझे रेजिस्टेंस 12 भी मिलना है। अब क्या कह रहा है कि इस सर्किट में जब मैंने पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच में कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया तो इस सर्किट के रेजिस्टेंस की वैल्यू 8/3 हो गई। तो ये तो दोनों पैरेलल में आ गए क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ऊपर वाली ब्रांच भी है, नीचे वाली ब्रांच भी है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अगर दो रेजिस्टर्स हों तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और इसीलिए मैं लिख सकता हूँ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होनी चाहिए, 8/3 होनी चाहिए जो मुझे बोला गया था। बस अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, सॉल्व करते ही आंसर। तो इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ की स्पेस यूज कर रहा हूँ, तो इम्प्लाइज दैट R1 को रहने दिया। अब R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 से R2 हो जाएगा 12 माइनस R1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 माइनस R1। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, R2 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो कर दिया मैंने, इक्वल टू 8/3 था। ऑल राइट, रहने दो। अब डिनोमिनेटर में मेरे LHS के R1 प्लस R2 था और R1 प्लस R2 की डायरेक्ट वैल्यू मुझे 12 मालूम है, तो यहाँ मैं 12 लिख सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS की तरफ। तो क्या हुआ, R1 अपनी जगह पर है, R2 की वैल्यू 12 माइनस R1 हो गई। R1 प्लस R2 की जगह में 12 लिख दिया जो मैंने RHS में मल्टीप्लाई कर दिया है। हम जानते हैं 3 4 जा 12, तो ये 8 4 जा 32 हो गया, करेक्ट। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, मैं देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 12R1 माइनस R1 स्क्वायर इक्वल टू 32। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट R1 स्क्वायर RHS में जा करके माइनस 12R1 प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो बात बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं या तो चाहूँ तो स्प्लिट करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, या तो फिर आप लोग चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं स्प्लिट कर देता हूँ, स्प्लिट से समझ में आ रहा है कि मैं इसे -8R1 माइनस 4R1 लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ। तो स्प्लिट करने से मुझे क्या मिलेगा, मैं आगे यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, थोड़ा आप समझ सकते हैं। तो R1 स्क्वायर माइनस 8R1 माइनस 4R1 प्लस 32 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट। तो अगर मैं R1 को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा मेरा
R1 माइनस 8, यहाँ माइनस 4 कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा R1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज दैट अगर मैं R1 माइनस 8 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलने वाला है R1 माइनस 8 इंटू R1 माइनस 4। R1 माइनस 8 कॉमन जाने से R1 माइनस 4 बचा और यहाँ पर मेरे इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना, यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रहा है। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब हो सकता है? तो दो नंबर मल्टीप्लाई होकर के 0 तभी हो सकते हैं जब उसमें से कोई एक को मैंडेटरीली 0 होना चाहिए। कोई भी नॉन जीरोज नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 कभी नहीं हो सकते। नॉन जीरोज नंबर के प्रोडक्ट की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। सिर्फ और सिर्फ दो नंबर का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है जब कोई एक एटलीस्ट 0 रहा होगा। तो उस हिसाब से R1 माइनस 8 भी 0 हो सकता है या फिर R1 माइनस 4 भी 0 हो सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट फैक्टर को 0 करूं तब उस हिसाब से मुझे जगह चाहिए, तो मैं यहाँ की जगह यूज कर लेता हूं, है ना, आप समझ सकते हैं। तो R1 की वैल्यू या तो कितनी हो जानी चाहिए 8, या फिर R1 की वैल्यू हो जानी चाहिए 4। या तो R1 माइनस 8 0 है या तो R1 माइनस 4 0 है, गिविंग अस R1 इक्वल टू 8 ओम और 4 ओम। अब अगर मैं यहाँ पर R1 की वैल्यू 8 पुट करूं तो R2 4 हो जाएगा, और अब अगर R1 की वैल्यू 4 पुट करूं तो R2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो अगर R1 की वैल्यू 8 है तो डेफिनेटली R2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट हैज टू बी 4। या फिर अगर R1 की वैल्यू 4 है तो R2 की वैल्यू डेफिनेटली 8 होनी चाहिए। ये बात तो हम यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ पर क्या जानते हैं? अब हम यहाँ पर ये भी जानते हैं जो मैंने आपको बताया, दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तब इस हिसाब से ऊपर वाली ब्रांच के रेजिस्टेंस की वैल्यू L1 के प्रोपोर्शनल है, नीचे वाले ब्रांच के रेजिस्टेंस की वैल्यू L2 के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि R1 बाय R2 की वैल्यू मैंडेटरीली L1 बाय L2 के इक्वल ही होनी चाहिए, और R1 बाय R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो अब अगर मैं R1 की वैल्यू को 8 लूँ तो R2 को 4 लेना पड़ेगा। इन दैट केस मुझे मिलेगा 2/1, और अगर मैं R1 को 4 एंड R2 को 8 लूँ तो मुझे मिलेगा 1/2। और इसमें क्योंकि कोई भी ऑप्शन 2/1 वाला है नहीं और ऑप्शन हमारे पास 1/2 वाला दिख ही रहा है, तो डेफिनेटली मैं ऑप्शन 2 के साथ आगे बढ़ूंगा, और ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। एंड अगेन ड्राइंग में मैं देखूं तो L1 की लेंथ L2 की तुलना में क्या दिख रही है? कम दिख रही है। मतलब हमें ये बताना चाह रहा था एग्जामिनर कि यहाँ पर आप R1 को छोटा लेना, R2 को बड़ा लेना। तो R1 को छोटा लूंगा तो R1 की वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी एंड R2 की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 से ही है। इन द सर्किट शोन द सेल्स A and B हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंसेस फॉर VA इक्वल टू 12 वोल्ट, R1 equal to 500 ohm and R equal to 100 ohm. The galvanometer G shows no deflection. The value of VB each. ठीक, मैं समझाता हूँ आपको। एक सर्किट गिवन है हमें और कहता है कि यहाँ पर जो दो सेल्स हैं A एंड B, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लीजिए। मतलब यहाँ पर जो सेल्स हैं ये आइडियल सेल्स हैं। अब कहता है कि इस वोल्टेज A की वैल्यू हमें गिवन है हाउ मच? 12 वोल्ट। R1 की वैल्यू हमें गिवन है 500 ओम एंड R की वैल्यू गिवन है हमें 100 ओम। तो कहता है कि गैल्वेनोमीटर में अगर किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं आया तब उस केस में वोल्टेज B मीन्स VB की क्या वैल्यू होगी? सेल B के वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? तो एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर में किस कंडीशन में डिफ्लेक्शन नहीं आएगा? तो गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट डिटेक्ट करना। तो अगर गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रही होगी तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। इसका ये मतलब है, हमें ये साफ साफ कह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। मतलब इस सेल से करंट न तो लेफ्ट की तरफ जानी चाहिए और इस सेल से न तो करंट राइट की तरफ आनी चाहिए। मतलब इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? इट मस्ट बी 0। और क्योंकि कोई भी करंट सर्किट के लेफ्ट वाले हिस्से से राइट की तरफ नहीं आ रही और राइट से कोई भी करंट लेफ्ट की तरफ नहीं जानी चाहिए, तो मैं काम करता हूं, मैं इस सर्किट के लेफ्ट वाले पार्ट की स्टडी करता हूं। तो क्या होगा यहाँ पर? VA के कारण करंट फ्लो तो होगी बट गैल्वेनोमीटर की तरफ जानी नहीं चाहिए। इधर जाने से हमको करंट को रोकना है ना, हमें इधर करंट को जाने से रोकना है। तो करंट डेफिनेटली इस तरह से फ्लो होनी चाहिए। इसमें ऑब्वियस बात है कि करंट हमारी
इस पॉइंट पे आ करके राइट की तरफ नहीं जाएगी, तो जितनी करंट आई आएगी उतनी करंट आई आर से भी फ्लो करनी चाहिए। और ऐसा तब पॉसिबल है जब मैं R1 एंड R को सीरीज कॉम्बिनेशन में विजुअलाइज करूं। अरे भैया, अगर करंट राइट वाले पार्ट में गया ही नहीं तो आप इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो। जब इस तरफ करंट को जाना ही नहीं है तो इसको मिटा दो, मतलब इसको आप सर्किट से हटा दो। तो इस केस में R1 एंड R कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए? ऑब्वियसली सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो कितना वोल्टेज दिया मैंने? तो VA की वैल्यू 12 वोल्ट है, तो 12 दिया डिवाइडेड बाय सीरीज कॉम्बिनेशन में 500 और 100 मिलकर के हो जाएंगे 600 ओम। तो डेफिनेटली 12/6 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ये 0.02 एम्पियर आ रहा है। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि इस केस में जो करंट की वैल्यू है कितनी है? 0.02 एम्पियर है। अब देखिए, क्योंकि करंट को ना तो राइट की तरफ जाना है ना तो करंट को लेफ्ट की तरफ आना है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं कुछ पॉइंट्स बनाऊं, मान लो ये पॉइंट की वैल्यू सपोज x है, ये पॉइंट की वैल्यू y है, इस पॉइंट की वैल्यू मैं m मान लेता हूँ, और इस पॉइंट को मैं m मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं n मान लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, x, y एंड m एंड n। अब x, y से कोई भी करंट राइट की तरफ भी नहीं जानी चाहिए, एंड m n सेल के थ्रू कोई भी करंट लेफ्ट की तरफ भी नहीं आनी चाहिए। ये वाली कंडीशन है। तो ये मतलब है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे इस R के पास है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है ना हमारे इस VV की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो होगा क्या? ना तो करंट उधर जा पाएगी ना तो इधर आ पाएगी। इसका ये मतलब है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारी VB की वैल्यू होनी चाहिए, एंड इसीलिए वोल्टेज B की वैल्यू हो जाएगी 0.02 इंटू R की वैल्यू 100। तो आंसर हैज टू बी 2 वोल्ट, और इसीलिए 2 वोल्ट के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए हुआ क्या, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, तो ये बात तो समझ में आ गई कि लेफ्ट वाली सर्किट इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रही है, और उस हिसाब से इन दोनों को सीरीज में पाते हुए मैंने निकाल लिया कि करंट की वैल्यू 0.02 एम्पियर होनी चाहिए। और इस करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग में इस R के पास रहने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेफिनेटली कितना होना चाहिए? 2 वोल्ट होना चाहिए। तो अब ये पॉइंट मेरा हाई वोल्टेज में है, ये वाला पॉइंट जो है मेरा हाई वोल्टेज में है, और ये वाला पॉइंट मेरा लो वोल्टेज में है। अब अगर देखूं तो सेल B के ये वाला पॉइंट हाई वोल्टेज में है और ये वाला पॉइंट एट लो वोल्टेज पे है। तो अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का भी हो, तब इस केस में इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? इट विल बी 0 ना भैया। यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, यहां पर भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का मेंटेन करूं, तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? ये पॉइंट भी 2 वोल्ट पे, ये पॉइंट भी 2 वोल्ट पे, तो 2 - 2 0 नहीं हो गया क्या? और इस केस में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, और इसीलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2011 से है। क्वेश्चन है, मिली वोल्ट मीटर of 25 millivolt range is to be converted into an emitter of 25 ampere range. The value of necessary shunt is, ठीक मैं आपको समझाता हूँ। हमें एक मिली वोल्ट मीटर दिया है जिसके मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू है जो मेजर कर सकता है 25 मिली वोल्ट। इससे ज़्यादा वोल्टेज उस वोल्ट मीटर की मदद से हम मेजर नहीं कर सकते। हमें इसे कन्वर्ट करना एक एमीटर में जो 25 एम्पियर करंट तक मेजर करके दे हमें। तो कहता है शंट कितना लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर का एमीटर में कन्वर्जन बताया है, और मैंने कहा है कि गैल्वेनोमीटर के कॉइल के साथ हम पैरेलल में एक रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं शंट, और पैरेलल में एक शंट को कनेक्ट करके हम उसे हाइयर रेंज वाले एमीटर में हम कन्वर्ट कर दिया करते हैं। तो फिलहाल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। हालांकि यहाँ पर वोल्टमीटर गिवन है, बट आप इसे गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट करते हुए भी प्रॉब्लम को एनालिसिस कर सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोल्टमीटर में, एमीटर में गैल्वेनोमीटर का यूज होता ही है। तो यहाँ पर नाम भले मिली वोल्ट मीटर लिख दिया है, बट इसे आप चाहें तो गैल्वेनोमीटर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मान लिया जाए ये मेरा मिली वोल्ट मीटर है जिसको मैं गैल्वेनोमीटर की कॉइल के थ्रू शो कर रहा हूँ, और इसके मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है वो 25 मिली वोल्ट है। हाँ, अब मैं चाहता हूँ एक एमीटर बनाना जिसके थ्रू मैं 25 एम्पियर को मेजर करूं, लेकिन उसके लिए मुझे शंट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दिया जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैं R बता देता हूं, और ये मुझे बताना है तो मैं कितना करंट मेजर करना चाहता हूं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे 25 एम्पियर करंट को मेजर करना है। परफेक्ट। तो मुझको यहाँ पर 25 एम्पियर करंट को मेजर करना है।
और क्योंकि एमीटर में कनेक्ट करना है हमको, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, शंट एंड हमारी वोल्ट मीटर की जो कॉइल है वो दोनों पैरेलल में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, तो डेफिनेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है ना। तो ये मतलब है कि शंट के थ्रू, इस शंट के थ्रू मैं 25 मिली वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। इस शंट के अक्रॉस जो मैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर सकता हूं उसकी वैल्यू 25 मिली वोल्ट है। इससे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इस शंट के अक्रॉस अप्लाई करना यहाँ पर क्या परमिटेड नहीं है। अब जो करंट मेरी 25 एम्पियर की आ रही है, तो जनरली क्या होता है कि जो मिली वोल्ट मीटर है ना, छोटा वोल्ट मीटर है, मिली वोल्ट मीटर बहुत छोटा वोल्ट मीटर है। अब इसकी तरफ जो भी करंट जा रही होगी वो इतनी छोटी होगी कि उसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, इधर आने वाली करंट को आप नेग्लेक्ट कर लो। तो मोर और लेस जो करंट मेरी शंट से पास करेगी उसकी वैल्यू को मैं 25 एम्पियर ही मान करके चलता हूँ। अरे आप खुद सोचिए ना, मिली वोल्ट मीटर है और अगर आपको मिली वोल्ट मीटर गिव है ना, तो उससे कितनी ही करंट आप फ्लो करा दोगे, तो बहुत न के बराबर करंट हमारी मिली वोल्ट मीटर से पास करनी है। तो मैक्सिमम करंट को हम शंट की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पूरी 25 एम्पियर अगर मैं पास करवा दूं शंट के थ्रू, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 25 मिली वोल्ट ही मेंटेन करना है, क्योंकि ये मेरा रेंज ही उतना है उसका। तो डेफिनेटली इस केस में अगर मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं कि V की वैल्यू IR होती है ना, ओम्स लॉ के हिसाब से V की वैल्यू IR होती है। तो कितना वोल्टेज शंट के पास रह सकता है, तो 25 मिली ओम, मिली के लिए 10⁻³ इक्वल टू करंट कितना मेजर करना है 25, और उसके लिए मुझे R की वैल्यू बतानी है। तो 25 आपस में कैंसिल हो गए, तो R की वैल्यू आ रही है मेरी 0.001 ओम, क्योंकि 10⁻³ को मैं 0.001 लिख सकता हूँ। तो मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2012 से है। एंड क्वेश्चन है द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वॉट्स, द वैल्यू ऑफ R इज। ठीक है, हमें एक सर्किट गिवन है और कहता है कि इस सर्किट में जो पावर डिसिपेट हुआ पूरी सर्किट में वो 30 वॉट्स है। तब R की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, देखो करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो मुझको सबसे पहले स्ट्राइक कर रहा है। तो देखिए दोनों पैरेलल में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहती है। तो यही 10 वोल्ट इसे भी मिलेगा, यही 10 वोल्ट इसे भी मिलेगा, हाँ कि नहीं। अब दोनों के कंबाइंड पावर डिसिपेटेड की वैल्यू हमें 30 वोल्ट्स गिवन है। तो हम जानते हैं कि पावर की वैल्यू होती है V²/R, और पावर स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके पास कितना पावर होगा, तो V की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100/R। इसका पावर कितना हो जाएगा, तो सेम V, सो अगेन 10 स्क्वायर इज 100/R की जगह में 5, और दोनों के पावर का जो एल्जेब्रिक सम होगा उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 30। आ गया आंसर, हो गया। इंप्लाइज दैट 100/R इक्वल टू, तो 100/5 को लिख सकता हूँ 20, 30 - 20 विल बिकम 10, 1 0 1 0 कैंसिल होकर यहाँ 1 बचा। तो फाइनली R की वैल्यू आ जाएगी कितनी, इट विल बी इक्वल टू 10 ओम, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। देन ऑप्शन 1 के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2012 से है। अ सेल हैविंग एन EMF E and internal resistance R is connected across a variable external resistance R. As the resistance R is increased, the plot of potential difference V across R is given by। देखिए अगेन मैं आपको ऑलरेडी चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ सेल बता चुका हूँ और उसके फॉर्मूले भी सिखा चुका हूँ, आपको बस उन्हीं फॉर्मूले को यूज करना है। तो कहता है एक सेल है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और एक वेरिएबल रजिस्टर R के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। तो कहता है कि जब हमारी सेल एनर्जी सप्लाई करेगी, एनर्जी डिसिपेट मतलब सप्लाई करेगी, मीन्स यहाँ पर जब सेल का हमारा डिसचार्जिंग होगा, यहाँ पर एनर्जी सप्लाई कौन करेगा, सेल करेगी। किसे, इस एक्सटर्नल रजिस्टर R को। तो ये हमारे सेल के डिसचार्जिंग का सीन है। एंड सेल के डिसचार्जिंग के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस होता है E - IR। ये बात ऑलरेडी मैंने आपको सिखाई हुई है। यहाँ पर ये R हमारा जो आप देख रहे हैं, ये हमारी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दूं। यहाँ पर हमारी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी, हाँ, ये हमारा IR होता है। यहाँ पर जो आप
स्मॉल आर देख रहे हैं, ये हमारी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो ये हमारे डिस्चार्जिंग के केस में सेल के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, सेल की ईएमएफ, सेल से फ्लो होने वाली करंट एंड सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप है। नाउ अब किसके किसके बीच में हमको प्लॉट बनाना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस R इज गिवन बाय। तो यहां पर हमको V के साथ कैपिटल R को रिलेट करना है, यहां पर हमको V के साथ कैपिटल R को रिलेट करना है। तो देखिए कैपिटल R को हम किस तरह से रिलेट कर पाएंगे, तो यहां पर ए सेल हैविंग ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, ठीक है हम R को, तो यहाँ पे हमको R को करना है। सो ठीक है, अब इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेटली मेरे लोड के अक्रॉस भी तो है, मेरा जो एक्सटर्नल रजिस्टर है उसके अक्रॉस भी तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो डेफिनेटली मैं V को और भी क्या लिख सकता हूँ, मैं V को लिख सकता हूँ I इंटू कैपिटल R भी लिख सकता हूँ। देखिए ये आपकी सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को यहाँ पर मैं स्मॉल r ले लेता हूँ, ईएमएफ को E ले लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल रजिस्टर R है, कैपिटल R है ना। तो सेल के दो टर्मिनल्स के बीच में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V है और इस V की वैल्यू होती है E माइनस आई आर। तो जो सेल के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस इस लोड को भी मिलने वाला है, एक्सटर्नल रजिस्टर को भी मिलने वाला है। और क्योंकि सारे सीरीज में ही है, दोनों सीरीज में ही है, तो इसके लिए सेम करंट फ्लो करेगी। तो इससे फ्लो होने वाली करंट उतनी ही है जितनी सेल से फ्लो कर रही है। तो इसके लिए V की वैल्यू कैपिटल I इंटू कैपिटल R भी होगा और V की वैल्यू E माइनस आई इंटू स्मॉल r भी होगा। अब यहाँ पर मुझको V एंड कैपिटल R के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझको I को रिप्लेस कर देना चाहिए। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। मुझे इन दोनों की जरूरत है, I मुझको हटाना पड़ेगा, मुझे I परेशान कर रहा है। परेशान क्यों, क्योंकि जरूरत नहीं और मैं I को लेकर के जानकारी कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं I को यहाँ पर क्या करता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, इंप्लाइज दैट V इक्वल टू, अब इस इक्वेशन से मैं माइनस आई आर को एलएचएस की तरफ ले लेता हूँ तो प्लस आई आर हो जाएगा। तो प्लस आई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E माइनस वी, ये उधर जाकर के माइनस होगा, इक्वल्स टू आई आर। तो I के लिए मुझको यहाँ पर क्या डिवाइड करना पड़ेगा, स्मॉल r डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे मुझको वैल्यू मिल गई कैपिटल I की, और कैपिटल R रहने दो, मतलब करंट मिल गया और लोड के रेजिस्टेंस को रहने दो। अब इसे सॉल्व करते हैं तो मुझको V यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, V यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो V को एक तरफ करना पड़ेगा। तो स्मॉल r को पहले मैं LHS में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, PR इक्वल्स टू ER माइनस VR। अब आगे क्या लिख सकता हूँ, मैं इस नेगेटिव टर्म को LHS में लेकर के V को कॉमन ले लेता हूँ। तो V को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, R प्लस कैपिटल R मिलने वाला है, इक्वल टू ER हो जाएगा, है ना। तो फाइनली V की वैल्यू हो जाएगी R अपॉन R प्लस कैपिटल R इंटू EMF E, और ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। तो इस तरह का मैं एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑब्टेन कर रहा हूँ। V की वैल्यू मुझको इस तरह से मिल रही है। अब यहाँ पर देखें तो मेरा EMF कांस्टेंट है और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो मुझको इसका प्लॉट बताना है कि क्या होना चाहिए। देखिए एक बात तो क्लियर है कि ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। लीनियर इक्वेशन में क्या है ना, E कांस्टेंट है, लेकिन R अपॉन R प्लस कैपिटल R जो आप देख रहे हैं ना, ये एक वेरिएबल है। क्योंकि अगर मैं रेजिस्टेंस को वेरिएबल मान के चल रहा हूं, मैं कैपिटल R को वेरिएबल मान कर चल रहा हूं, तो जब मैं कैपिटल R की वैल्यू बदलूंगा तो न्यूमेरेटर भी बदलेगा, साथ साथ डिनोमिनेटर भी बदलेगा। और इसीलिए यहाँ पर ये जो आप वेरिएबल देख रहे हैं ये एक लीनियर, मतलब यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, है ना, क्योंकि ये न्यूमेरेटर में भी चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी चेंज हो रहा है। और इसके लिए क्योंकि लीनियर इक्वेशन नहीं है तो स्ट्रेट लाइन मिलने का तो मतलब ही नहीं होता। और क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शंस में हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो तीनों को मैं एक्सक्लूड करता हूं एंड फाइनली मैं आंसर ऑप्शन 1 को ही मानकर चलूंगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना भी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक काम करो, है ना, आप काम करो तो अलग अलग वैल्यूज को पुट करके आप फाइनली आंसर तक पहुंच भी सकते हो। जैसे मान लेते मैं कैपिटल R को इन्फिनिटी तक लेकर के चलता हूं, मैं इन्फिनिटी लेकर के चलता हूं। अगर मैं लेकर के चलता हूं तो क्या होगा, तो मान लेते शुरुआत में हमारा R की वैल्यू 0 थी। लेट अस से शुरुआत में R की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूंगा तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो व्हेन कैपिटल R इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू 0, इसके लिए शुरुआत ग्राफ की कहाँ से होनी चाहिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो ग्राफ की शुरुआत होगी वो डेफिनेटली ओरिजिन से ही होनी चाहिए,
है ना, ओरिजिन से ही होनी चाहिए, तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, और ये भी हो सकता है। मतलब देखा जाए, अगर आपको प्लॉट समझने के लिए दिक्कत जा रही है तो मैं थोड़ा सा और कोशिश कर रहा हूं आपको डिटेल में समझाने के लिए। इसके होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि व्हेन कैपिटल आर इक्वल्स टू जीरो वी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो शुरुआत तो डेफिनेटली कहां से होगी, ओरिजिन से होगी। नाउ स्ट्रेट लाइन को लेकर के जज कर पा रहे नहीं कर पा रही, ये बात हमको चेक करनी थी। एक काम करो, अब हम काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैपिटल आर को डिवाइड कर देते हैं। देखो क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो जो मुझे मिलेगा, मैं एक बार ऊपर लिखता हूं ताकि, या यहां पर भी मैं लिख सकता हूं, तो इसे क्या लिख सकता हूं, b इक्वल टू न्यूमरेटर में अगर मैं r डिवाइड कर दूं तो r बाय r कितना हो गया, इट विल बिकम 1। यहां पर मुझे मिलेगा r डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस 1 इंटू EMF E मिल जाएगा। अब अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करूं, अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू को बढ़ाते 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 जा रहा हूं, और अगर मैं कैपिटल R की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दूं, देन R अपॉन इनफाइनाइट विल बिकम 0, 0 हो गया, तो 0 प्लस 1 विल बिकम 1, 1 बाय 1 विल बिकम 1, एंड 1 इंटू EMF विल बिकम EMF। इसका ये मतलब है कि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, अब वो लोड के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, और इसका मतलब V की वैल्यू EMF को अप्रोच करिए। आप देखो ना, अगर मैं R की जगह में इन्फिनिटी पुट कर दूं तो R अपॉन इन्फिनिटी 0, तब V की वैल्यू EMF E के बराबर हो जाएगी, जो कि यहाँ पर हमको देखने को मिल भी रहा है। और इसीलिए बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा, है ना। आपको इस तरह से सवाल को अप्रोच कर लेना चाहिए था। एक ख्याल और भी मेरे मन में आ रहा है, जिसके थ्रू आप चाहें तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में जज कर सकते थे, 5 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। और जो कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ हूं, मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के केस में। तो मैंने कहा था कि अगर सेल के डिस्चार्जिंग का केस हो, अगर सेल डिस्चार्ज हो, तब सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस EMF माइनस IR होता है, ठीक है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर सेल को हम चार्ज करें तो चार्जिंग के दौरान सेल के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR होती है, जहां पर R हमारे सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। दो बातें और बताई थी मैंने आपको कि अगर हम सेल के दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दें, अगर हम सेल के दोनों टर्मिनल्स को आपस में एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें, सच दैट जो कंडक्टिंग वायर है उसके लिए पोटेंशियल उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम 0 ले लें। जनरली हम एक कंडक्टिंग वायर, एक छोटी कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस को 0 ले लेते हैं, क्योंकि छोटी कंडक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, बहुत छोटी है। तो अगर आप सेल के दोनों टर्मिनल्स को एक वायर से कनेक्ट कर दें, तब इस फेनोमेना को हम कहते हैं सेल को शॉर्ट करना, इसे हम शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। एंड शॉर्ट सर्किटिंग के केस में हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होकर के करंट की वैल्यू इन्फिनिटी को रीच करती है। एंड इस दौरान सेल के, क्योंकि दोनों टर्मिनल्स को आपने आपस में टच करा दिया, क्योंकि सेल के दोनों टर्मिनल्स आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में आ गए, इसलिए उन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, या उन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हो जाएगी। और इसीलिए शॉर्ट सर्किटिंग में सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। और चौथा केस था ओपन सर्किटिंग का। तो ओपन सर्किटिंग में क्या होता है कि जो हमारी सेल होती है उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। मतलब हम सेल को ओपन मानते हैं, हम सेल को सर्किट का हिस्सा नहीं मानते। सेल न तो करंट सप्लाई कर पाती है, न तो करंट गेन कर पाती है, और उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में हम रेजिस्टेंस को मान के चलते हैं इनफाइनाइट। तो उस केस में करंट कितनी हो जाएगी ओपन सर्किट में? 0। तो 0 यहाँ भी पुट कर दो, यहाँ भी पुट कर दो, तब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V की वैल्यू हो जाएगी EMF की इक्वल। और इन चारों बातों को आपको किसी भी कंडीशन में याद रखना चाहिए। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग V इज E माइनस IR, in case of charging V equals to E plus IR, in case of short circuiting V 0, in case of open circuiting V equal to EMF E के बराबर होती है। अब बस जज कर लो। तो क्योंकि मेरा जो लोड था, जो मेरा एक्सटर्नल रजिस्टर था, वो वेरिएबल था, तो इस रेजिस्टेंस के वैल्यू अगर मैं ग्राफ में देखूं, और क्योंकि इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस में शो किया गया है, तो ओरिजिन के लिए कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई? 0। एंड राइट मोस्ट पॉइंट के लिए मैं R की वैल्यू को इन्फिनिटी मानूंगा। तो अगर मेरे लोड के रेजिस्टेंस की वैल्यू शुरुआत में 0 है, तो अगर मेरा लोड का रेजिस्टेंस 0 है, मतलब मैंने सेल के दोनों टर्मिनल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है, 0 रेजिस्टिव पाथ दे दी है, तो कौन सा केस बनता है? ये केस बनता है शॉर्ट सर्किट का।
और इसीलिए उस केस में v की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हमको ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 4 के होने का चांस खत्म हो गया है ना। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब अगेन हम अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते 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 इन्फिनिटी कर दिए तो भैया लोड का रेजिस्टेंस इतना हाई है कि हम उस कंडीशन को कहेंगे ओपन सर्किट, और हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो अब सेल करंट सप्लाई नहीं कर पाएगी, और उस केस में वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ ई के बराबर होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि V की वैल्यू R इक्वल्स टू इन्फिनिटी में ईएमएफ के इक्वल हो रहा है, और इसीलिए ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। आपको इतना डेरिवेशन करके प्रॉब्लम को जज करने की जरूरत नहीं थी, आप जनरल आइडिया के थ्रू भी करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते थे, और इस तरह से भी इस सवाल को अप्रोच किया जा सकता था। तो मैंने आपको कई तरीके सिखाए जिसके थ्रू आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। एक बात और मैं अपने मन में थी जो बताना चाह रहा था, यहाँ पर मैं जब इक्वेशन के थ्रू ग्राफ को जज कर रहा था तब मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैपिटल आर को डिवाइड किया था। मैं समझाना चाहता था कि ऐसा मैंने क्यों किया। ऐसा करने के पीछे का कारण ये था कि अभी मेरा न्यूमरेटर भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों बदलेंगे तो अल्टीमेटली मेरी वैल्यू में इंक्रीमेंट आ रहा है कि डिक्रीमेंट आ रहा है मेरे लिए जज करना टफ हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में खाली आर है, डिनोमिनेटर में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर है। तो अगर कैपिटल आर को बढ़ाऊंगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ रही है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रही है, बट ये जज करना टफ है कि अल्टीमेटली इस फैक्टर की वैल्यू में इंक्रीमेंट है कि डिक्रीमेंट है। तो क्योंकि यहाँ पर मेरा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों वेरिएबल था, मेरे लिए जज करना टफ हो रहा था। तो मैंने क्या सोचा, एक काम करते हैं, आर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो जिससे देखो मेरे को क्या एडवांटेज मिला, अब मेरा न्यूमरेटर हो गया कांस्टेंट, अब मेरा वेरिएबल खाली डिनोमिनेटर है, और खाली डिनोमिनेटर के वेरिएशन से मैं डेफिनेटली v के चेंज को जज कर सकता था, और इसीलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल आर को डिवाइड करने की सोची थी। तो इस तरह से मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करते हैं एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा की गई ये कोशिश आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप बिल्कुल इस चैप्टर में अच्छी कमांड हासिल करेंगे।